ठीक है, स्टार्ट करें। पेज 120 पे आ जाओ, चैप्टर नंबर 3 में शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी वाला जो पूरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो ब्लॉक अपना पेंडिंग है, वो खत्म कर लेते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक दिया हुआ है शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी, टेक्निकल टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सिंपल आंसर है और ओवरऑल एक समराइज टॉपिक है जो बाकी चैप्टर्स में भी जिसका रेफरेंस आता है, आगे भी हम देखेंगे और मैं आपको समराइज यहाँ पे भी करवा देता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है। मेजर बात इस टॉपिक में हो रही है कि शेयर होल्डर्स के पास एक डेमोक्रेटिक पावर है और जिसके बेस पे वो कंपनी का मैनेजमेंट जो है उसमें कुछ लेवल तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये अपने एकदम बेसिक, जब से कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हैं तब से देख रहे थे कि ओनरशिप और मैनेजमेंट जो है वो डिफरेंट होता है, ये आपको पता है। मैनेजमेंट के लिए जिनको अपॉइंट किया जाता है, द सीनियर मोस्ट अथॉरिटी इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और उनको अपॉइंट करने का काम कौन कर रहा है? शेयर होल्डर्स कर रहे हैं, वो भी हमने देखा। तो शेयर होल्डर्स अगर डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जैसे नॉर्मली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में और एक वो इलेक्शन वाला जो एक फीचर है, डेमोक्रेसी है अमंग्स द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, तो वैसी सेम डेमोक्रेसी एक कंपनी में भी हम देख रहे हैं। वहाँ पे भी जो डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जा रहा है उसमें वोटिंग के थ्रू अपॉइंटमेंट हो रहा है। सारे शेयर होल्डर्स जिनको वोट देंगे वही लोग डायरेक्टर बनेंगे, तो किसी एक इंडिविजुअल का कोई कंट्रोल नहीं है, सबका कलेक्टिव पावर है, वो हमने देखा था। वही चीज़ की बात यहाँ पे भी उन्होंने फिर से रिपीट की। फिर हमने देखा कि ओनरशिप और मैनेजमेंट में जो डिवीजन किया है उसमें डे टू डे एक्टिविटीज़ के जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो उन्होंने डायरेक्टर्स को दिए। लेकिन क्या सारे पावर डायरेक्टर्स के पास हैं कंपनी के, या फिर कुछ पावर शेयर होल्डर्स ने अपने पास भी रखें? तो उसके लिए हम बात कर रहे थे कि रिजोल्यूशंस पास करवाने पड़ते हैं। जो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन की बात आपने पढ़ी, वो पॉइंट इसीलिए आ रहा है क्योंकि कुछ पावर्स शेयर होल्डर्स ने अपने पास रिजर्व रखे हैं कि भाई ये एक्टिविटीज अगर करनी है कंपनी में तो हमसे पूछ लेना, उसके बाद ही करना। और वो जो आप पूछोगे वो भी वोटिंग सिस्टम से होगा कि सारे शेयर होल्डर्स को पूरा राइट मिलेगा वोट करने का, और उनके वोट के बेसिस पे मेजोरिटी से डिसाइड होगा कि रिजोल्यूशन पास करना है या नहीं करना है। तो ये जो एक सिस्टम हम देख रहे हैं ना कंपनी में, इसी को इन्होंने शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी के नाम से यहाँ फिर से समझाया। तो कोई टेक्निकल रेफरेंस नहीं। अच्छा, सेक्शन की अगर आप बात करो तो कंपनीज एक्ट के 2 सेक्शन है जो यहाँ रिलेट हो सकते हैं। वन इज 179 एंड अदर इज 180। 179 जो है वो बोर्ड के पावर्स का सेक्शन है, ये आगे के चैप्टर्स में पार्ट बी में हम पूरा पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे भी उन्होंने उसको एनलिस्ट किया हुआ ही है। 179 में ये बताया कि कौन कौन से मैटर्स पे शेयर होल्डर से बिना पूछे डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग करके बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके डिसीजन ले सकते हैं। और 180 में उन्होंने बताया कि बोर्ड के पावर्स पे कहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है। तो जहाँ रिस्ट्रिक्शन है वहाँ शेयर होल्डर बीच में आएंगे, वहाँ ऑर्डिनरी या स्पेशल रिजोल्यूशन होगा। तो 2 पार्ट्स में लिस्ट को डिवाइड किया हुआ है वैसा। अब ये सेक्शंस भी ऐसे है ना जो आप सिलेबस के एंड में पढ़ो तो ज़्यादा अच्छे से रिलेट होते हैं, क्योंकि हर चैप्टर का पॉइंट उसमें कवर होता है और आपने पढ़ लिया होगा। अभी पढ़ोगे तो अगेन आधा समझ में आएगा, आधा नहीं आएगा, तो ठीक है अपने उसको एग्जाम्पल के तौर पे भी रिलेट कर ही सकते हैं। अब ये आप देखो उसी पेज पे 120 पे 179 सेक्शन का आपको रेफरेंस भी दिखेगा। उसके बाद कुछ बिजनेसेस के एग्जाम्पल्स भी हैं जो शेयर होल्डर्स के थ्रू ट्रांजैक्ट होते हैं, मतलब यहाँ ऑर्डिनरी या स्पेशल रिजोल्यूशन नेसेसरी होगा, ये लिस्ट है। तो इससे ज़्यादा इस टॉपिक में कुछ नहीं, तो एक जनरलाइज टॉपिक है, आपको इसको ऐसे ही देखना है। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया? बाकी आप लैंग्वेज आप पढ़ोगे तो रिलेट हो जाएगी। ये लिस्ट में से आपको जितने पॉइंट समझ आ जाए, अभी 3-4 पॉइंट भी आ गए ना रैंडमली तो भी इनफ है, कोई उससे ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना, वो सिलेबस के एंड में ही वो सेक्शन क्लियर होता है। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक आया, ये स्पेसिफिक है, शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट। ये बोल रहे हैं कि बड़ी काम की चीज़ है, आजकल बिजनेस में बहुत कॉमन हो गया, प्रैक्टिकल है। शेयर होल्डर्स कुछ अग्रीमेंट्स में एंटर कर रहे हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस में एंटर कर रहे हैं, एंड विच इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर और डिजायर्ड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अब इसके कुछ इंस्टेंसेस दे रखे हैं कि क्यों ये अग्रीमेंट्स काम आते हैं और कहाँ पे काम आते हैं, वो आप देखो हाईलाइट किया उन्होंने। फैमिली कंपनीज हैं, जॉइंट वेंचर कंपनीज हैं, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो करने वाली एंटिटी है, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंटिटीज हैं, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस आपने किए, इस टाइप के जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन ट्रांजैक्शंस में ये शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट बहुत काम आता है। मेन इंटेंशन ये है शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट का कि कंपनी जो आपने फ्रेम की है, तो एज एन इन्वेस्टर, एज ए शेयर होल्डर आप ये चाहते हो कि वो कंपनी उस तरीके से काम करे जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब ये आपने ओरली बोल दिया, उन्होंने सुन लिया, फिर मैनेजमेंट अपना ही कर रहा है, आपने बोला कुछ और था, तो वो सब चीज़ें फिर बाद में कैसे मैनेज होंगी। अभी वो शार्क टैंक वाले में अगर आपने देखा होगा जो एपिसोड्स आ रहे थे, तो उसमें कितनी बार वो जब डील कर रहे हैं तो जो भी लोग इन्वेस्टमेंट मांगने आ रहे हैं, तो जो शार्क्स बैठे हैं ना वो लोग बहुत बार कंडीशन रखते हैं कि बोले हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हैं, लेकिन मेरी कुछ कंडीशन है, आपको पहले ब्रांड का नाम चेंज करना पड़ेगा, आपको इतनी इक्विटी जो है वो इतने लोगों को दे रखी है वापस लेनी पड़ेगी, या आपको इंटरनली ऐसे स्टेक डिवाइड करना पड़ेगा। बोले ये सब मेरी कंडीशन है। फिर पता है वो जो भी एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं जो अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो बोलते हैं कि हम लोग ये बिजनेस को इस तरीके से चलाने का सोच रहे हैं, तो वो आइडिया भी शेयर करते हैं कि बोले आपका ये जो आइडिया है ये पूरा मिसमैनेज हो जाएगा, आप इतनी डायरेक्शंस में भाग रहे हो, इतने प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो, मत करो,
इससे बेटर है आप यही प्रोडक्ट पे फोकस करो। तो बोले अगर आप ये करने को रेडी हो तो मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हूँ। आ रहा है समझ में? अब वो टाइम भी देते हैं, आप सोच लो। आप बोले नहीं नहीं हमने जो सोचा हमको तो वही करना है, तो फिर वो बोलेगा मैं इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं। अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो ये सारी कंडीशंस मैं फॉलो करवाऊंगा, और जो मैं बोल रहा हूँ आपको फिर उस डायरेक्शन में बिजनेस को लेके जाना पड़ेगा। वो टर्म्स एंड कंडीशन रखते हैं। अब ये टर्म्स एंड कंडीशन अभी बोल दी, पैसा चाहिए आपने हाँ बोल दिया, फिर बाद में आप अपने मन की कर रहे हो, चलेगा ऐसा? ये बिजनेस है, आपको जो भी कमिटमेंट देना है वो फिर लीगली और फॉर्मली भी देना पड़ेगा। तो जो बातें वहाँ वो ओरली हो रही है, अगर ये डील बाद में सक्सेसफुल होती है तो अग्रीमेंट बनता है, उस अग्रीमेंट में लिखा जाता है कि भाई इन्वेस्टर ने ये सारी अग्रीमेंट्स या कंडीशंस रखी है जो कंपनी ने एक्सेप्ट की है, उसके प्रमोटर्स ने एक्सेप्ट की है, इसलिए वो लोग ये चीज़ के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, अदरवाइज नहीं। तो ऐसे एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट्स कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों को कंफर्म करने के लिए काम आ सकते हैं। आया समझ में? क्लियर हुआ? तो इसको शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट अपने बोलेंगे। ये जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स और वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिखा है वही बात हो गई ना। वो जो इंडिविजुअल्स वहाँ पे वो शार्क टैंक में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो क्या कर रहे हैं? वो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स ही तो हैं। आप उनके पास गए, आप उनको मिले, अपना बिजनेस आइडिया समझाया, उनको सही लगा तो उन्होंने इन्वेस्ट किया, अदरवाइज नहीं किया। तो फिर वहाँ पे वो ये कंडीशंस रख सकते हैं। तो दिस इज रिगार्डिंग शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट। समझ आए? टर्म्स एंड कंडीशंस को फाइनल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट बिटवीन द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी describing how the company should be operated and the defining inter se shareholders rights and obligations। shareholders के आपस में क्या rights होंगे, क्या obligations होंगे, वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। कंपनी किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी, क्या काम करेगी, क्या नहीं करेगी, ये सब कुछ यहाँ पे फाइनलाइज किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब ही वही है कि आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस लिख के फाइनल कर दो ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन या डिस्प्यूट अराइज ना हो। तो वही ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रहेगा। ठीक है। फैमिली कंपनीज का भी उन्होंने एग्जांपल दिया, उसमें भी हो सकता है ना, जैसे प्राइवेट फैमिली बिजनेसेस बहुत सारे, रिलायंस ग्रुप है तो फैमिली बिजनेस ही है ना एक तरीके से। अभी अदानी ग्रुप है तो उसमें भी उनकी फैमिली मेंबर्स के पास ही मेजॉरिटी स्टेक है। तो इनमें भी तो फिर फैमिली में भी तो डिफरेंसेस आ जाते हैं। एक तो पैसा इतना ज़्यादा है, बिजनेस इतने लार्ज स्केल पे, और जो भी वहाँ पे अपना इनपुट दे रहा है ना वो कुछ ना कुछ है अपने आप में। जितने भी फैमिली मेंबर्स भी वहाँ पे अपना इनपुट दे रहे हैं वो पढ़े लिखे हैं, एक्सपीरियंसड है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ऐसा नहीं है चलो ठीक है आपको जो ठीक लगे कर लो, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे बोलेंगे नहीं मैं बोल रहा हूँ मेरे हिसाब से यही सही है, यही करना चाहिए। तो वहाँ पे तो डिफरेंसेस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर यही चीज़ कॉन्ट्रैक्चुअल हो जाए और अग्रीमेंट में आपने साइन कर दिया तो फिर आप कोई भी उससे बैकआउट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका कॉन्सिक्वेंस जो है फाइनेंशियली आपको ही भारी पड़ेगा, कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, पेनल्टी आएगी आपके ऊपर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला मैटर होगा। तो वो बेटर है कि आप पहले अग्रीमेंट करके टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल कर लो। बार बार डिस्प्यूट्स अराइज होंगे तो बिजनेस पे इफेक्ट होने वाला है। और इंटरनली अगर ऐसी फैमिली कंपनीज में फैमिली मेंबर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट की बात आती है तो जो बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वहाँ तो बहुत ही खराब मैसेज जाता है। प्लस जो FII, DII, म्यूचुअल फंड एंटिटीज और ये लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना वो भी भागते हैं कि भाई इनका तो झगड़ा चल रहा है, अब कहाँ तक जाएगा, पैसे निकालना स्टार्ट करो धीरे धीरे, तो शेयर प्राइस भी नीचे आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें उनको मैनेज करके चलनी पड़ती है और इसीलिए ये सब पॉइंट्स काम आते हैं। आगे, सच अग्रीमेंट क्रिएट्स पर्सनल ऑब्लिगेशन बिटवीन द मेंबर्स साइनिंग सच अग्रीमेंट। अब ये पर्सनल ऑब्लिगेशन ऑब्वियसली है, यहाँ ऐसा नहीं है कि हम सब एक कॉमन कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो हम इनडायरेक्टली एक मेमोरेंडम से कनेक्टेड है, नॉट लाइक दैट। यहाँ हम आमने सामने इंटेंशनली एक अग्रीमेंट में एंटर हुए हैं जहाँ 1 to 1 हम एक दूसरे की तरफ लायबल है क्योंकि हमने दोनों ने साइन किया आमने सामने, तो ये वैसी लायबिलिटी हो जाएगी। However, such agreements do not become a regulation of the company in the way the provisions of articles are। ये भी ठीक है ना, articles of association are general, they are applicable to all the investors of the company, all the stakeholders of the company, but ये agreements personalized हो गए, customized हो गए, जो लोग इसमें एंटर हुए उन्हीं के बीच में ये एप्लीकेबल है, बाकी अदर पार्टीज को इससे लेना देना नहीं। तो दोनों में एक डिफरेंशिएशन रखा हुआ। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट वाली एक शॉर्ट नोट हो गई, छोटा सा आंसर है। अगर एग्जाम में पूछना होगा तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बना के आराम से पूछ सकते हैं। बस वो यही देखेंगे कि आप इसको सही डायरेक्शन में एक्सप्लेन कर पाते हो या नहीं। लैंग्वेज आपकी चलेगी, वर्डिंग्स आपके चलेंगे, लेकिन जो कंसेप्ट है वो चेंज नहीं करना है आपको। आगे जो नया टर्म आ रहा है दैट इज कॉल्ड वीटो पावर। मे भी आपने कहीं सुना हो, उसके बारे में कुछ आइडिया है? वीटो पावर क्या होता है? हाँ, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे भी जो एंटिटीज बनी हुई है उसमें भी वीटो पावर वाला टर्म आता है। और एक ये यूनाइटेड नेशन की ना एक सिक्योरिटी काउंसिल है, UNSC बोलते हैं उसको, वो काउंसिल को लेके मीडिया में टर्म काफ़ी बार यूज़ करते हैं बिकॉज वहाँ पे 5 कंट्रीज ऐसे हैं जो परमानेंट मेंबरशिप होल्ड करते हैं यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल। मतलब ये पूरे वर्ल्ड की काउंसिल है एक तरीके से। यूनाइटेड नेशन आपको पता ही है कि पूरे वर्ल्ड को कहीं ना कहीं डोमिनेट भी करते हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट भी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। और ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन होनी भी चाहिए बिकॉज पूरे वर्ल्ड में इतने कंट्रीज हैं, कोई किसी की सुनेगा ही नहीं, कोई लीडर ही नहीं होगा, तो फिर वो मिसमैनेजमेंट तो इंटरनेशनल लेवल पे होने ही वाला है।
तो ये जो काउंसिल बनी है बहुत पुरानी है, और इस काउंसिल में जो मेंबर कंट्रीज है 5 कंट्रीज, उसमें यूएस है, चाइना है, ये सब बड़े कंट्रीज हैं। इंडिया इसका मेंबर परमानेंट नहीं है, टेम्पररी मेंबर्स होते हैं और परमानेंट मेंबर्स होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और बाकी के जो मेंबर्स हैं वो रोटेटिंग होते हैं और टेम्पररी होते हैं। तो इंडिया को एक पॉइंट पे इसकी मेंबरशिप ऑफर हुई थी, लेकिन तब इंडिया ने ये मेंबरशिप चाइना को पास ऑन कर दी थी, और वो आज हमको भारी पड़ रहा है। ठीक है, तब की सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर ने तब जो डिसीजन लिया होगा, ये बहुत पुरानी बात है, 1960s की बात है, और तब जवाहरलाल नेहरू अपने प्राइम मिनिस्टर थे और उनके पास चॉइस या ऑप्शन आया था कि आप मेंबर बन जाओ। बट तब के टाइम में चाइना अपने से बहुत ज़्यादा पीछे था, आज जितना चाइना आगे है उतना नहीं था। तो तब इंडियन गवर्नमेंट अपने नेबरहुड में रिलेशंस को बेटर करने की पॉलिसी पे काम कर रहा था। वो भी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है कि भाई पाकिस्तान से रिलेशन खराब क्यों रखने हैं, चाइना से क्यों रिलेशन खराब रखने हैं। नेबर कंट्री से अच्छे रिलेशन होने से पूरा एक सब कॉन्टिनेंट स्ट्रांग होता है, तो उससे हर कंट्री को फायदा होता है। तो उन्होंने उस पॉइंट पे चाइना को एक गुड जेस्चर किया कि आप मेंबर बन जाओ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो इंडिया और चाइना की बॉन्डिंग की तब बातें चलती थी, बाद में वॉर हो गई, वो अलग बात है, लेकिन वो अलग चीज़ है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू गलत नहीं था, लेकिन ये बाद में भारी बहुत पड़ा। तो कोई ना कोई डिसीजन आपका बैकफायर होना ही है। ये डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बैकफायर हुआ, क्योंकि अब चाइना ही वहाँ काउंसिल में बैठ के अपने को परेशान करता है टेररिज्म को लेके। अब पाकिस्तान से कोई भी टेररिस्ट अटैक करता है यहाँ पे, इंडियन गवर्नमेंट काउंसिल में पॉइंट रेज करती है कि भाई इनको इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करो, इनके ऊपर वो इंटरपोल जो है उनको लगाओ, रेड कॉर्नर नोटिस इशू करो, इनाम रखो, ये करो। तो वहाँ पे जैसे ही इसके बारे में वोटिंग होती है, तो जो 5 कंट्रीज हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं, तो उसमें हर एक कंट्री के पास एक वीटो पावर होता है। उसका मतलब ये कि कोई भी रिजोल्यूशन अगर ऑन बोर्ड रखा जाता है, तो कोई एक अकेला कंट्री भी अगर उसको अपोज कर दे, तो वो रिजोल्यूशन पे डिस्कशन ही नहीं होगा। तो जैसे ही वो एंटी टेररिज्म वाला अपने रिजोल्यूशन वहाँ पे प्रपोजल रखवाते हैं, चाइना अपना पावर यूज करके उसको कैंसिल करा देता है। क्यों ऐसा? बिकॉज अपने किसके खिलाफ जाते हैं? पाकिस्तान के खिलाफ। और चाइना और पाकिस्तान कितने अच्छे दोस्त है आपको पता ही। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट वो चाइना क्या करता है, वहाँ पे वीटो पावर का यूज करता है कि मैं अकेला ना बोलूंगा तो भी ये रिजोल्यूशन कैंसिल हो जाएगा। तो वहाँ पे वो एंटी टेररिज्म के रिगार्डिंग जो भी पॉलिसीज इंडिया प्रपोज करता है वो रिजेक्ट हो जाती है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। अब क्योंकि वो परमानेंट मेंबर है, अब परमानेंट मेंबरशिप जो है वो अपने को ऑफर हुई नहीं है फिर से, और अपने उसमें मेंबर बन नहीं पाए। रोटेशन में टेम्पररी बेस पे अपने मेंबर बन के अपने जितना पावर यूज कर सकते करते हैं, बट अदरवाइज नहीं हो पाता। तो ये वीटो पावर का मतलब ही वही है कि आप अकेले भी अगर डिनाई कर दोगे ना, तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। दैट काइंड ऑफ अ पावर। तो ये समझ में आ रहा है पावर कितना बड़ा है, इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है इसकी, कि आपके अकेले के ना बोलने से, मतलब 100 लोग हाँ बोल रहे हैं, आप अकेले ना बोल रहे हो, डिसीजन नहीं हो पाएगा, आपकी हाँ जरूरी है। इतना पावर आपको दे दिया, दैट इज अ वीटो पावर। तो वीटो पावर इन जनरल इन्होंने यहाँ पे स्टार्टिंग में समझाया है, और इस वीटो पावर को ना अलग अलग पावर्स के साथ कंपेयर किया है। आगे के टॉपिक्स में यही हो रहा है। जैसे पहले उन्होंने शेयर होल्डर्स के पावर्स के साथ कंपेयर किया, फिर एक कास्टिंग वोट के बारे में तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मीटिंग्स में जब वोटिंग होती है तो एक सेकंड वोट मिलता है चेयरपर्सन को, कास्टिंग वोट, उसके साथ भी कंपेयर किया। और तीसरे पॉइंट में जो प्रमोटर्स का कंट्रोल होता है कंपनी में, उसके साथ कंपेयर किया। तो वीटो जो वर्ड है उसको हर एक इंस्टेंस के साथ कंपेयर कर करके देख रहे हैं कहाँ पे किसके पास एक्चुअली में वीटो पावर होता है और कहाँ नहीं होता है। तो वो हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक वीटो पावर और राइट्स जो बोला हुआ है वो आप देख लो। मीनिंग तो फर्स्ट लाइन में समझा दिया, लैटिन वर्ड है बोल रहे हैं वीटो, और उसका इंग्लिश में मीनिंग है दैट इज आई फॉरबिड, और ट्रांसलेशन भी बता दिया, इट इज द पावर टू यूनिलैटरली स्टॉप एन ऑफिशियल एक्शन। यूनिलैटरली मतलब सिंगल हैंडेडली, अकेले भी आप अगर एक एक्शन को रोकना चाहो तो रोक सकते हो। और बोला है कि वीटो मे गिव पावर ओनली टू स्टॉप चेंजेस, thus allowing its holder to protect the status quo। स्टेटस क्यू का मतलब द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। बोले जो जैसा है वैसे ही रहेगा, मतलब मैं जो प्रपोजल लेके आया हूँ आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, नो चेंजेस आर रिक्वायर्ड, जो है वो ठीक है। तो ऐसा आप पावर यूज कर सकते हो, दैट इज अ वीटो पावर। आगे देखें वीटो पावर और राइट्स में क्या बोला। बोला राइट इज इनहेरेंट, जनरली समझा रहे हैं, शेयर होल्डर के राइट्स की बात हो रही है। शेयर होल्डर्स राइट्स रिफर टू द राइट्स एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी और एज प्रोवाइडेड बाय द लॉ। मतलब वो एक मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के थ्रू एक शेयर होल्डर को जो राइट मिलते हैं वही उसके राइट्स होते हैं, यही बोला है। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट देयर आर सम रिजेम्बलेंस वेयर द मैनेजमेंट कैन टेक डिसीजन ऑन देयर ओन बाय वर्च्यू ऑफ लॉ। ये बात अभी अपन पीछे भी कर रहे थे, तो वो सेम टॉपिक है। However, there are some instances where the consent of shareholder is mandatory to approve any decision or transaction which is said to be as the veto power or veto right of the shareholder। In short, shareholders के पास जो voting rights होते हैं उनको एक veto power की तरह देखा जा रहा है। रिजेम्बलेंस की बात हो रही है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि एक शेयर होल्डर मना कर दे तो डिसीजन नहीं होगा, बट शेयर होल्डर्स को कलेक्टिवली एज वन देखा जा रहा है, और उनके पास जो पावर है उसको वीटो पावर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ये सिर्फ रिलेट करने के लिए टाइम पास कर रहे हैं और कुछ नहीं, ऐसा नहीं भी बोलते तो अपने को चलता,
बट वीटो पावर जो टर्म है वो आपको समझाने के लिए इन सब चीज़ों से उसको रिलेट करा रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है वैसा। तो शेयर होल्डर्स के पास जो भी डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन, अगर वो ना बोल दे तो मैनेजमेंट आगे बढ़ सकता है क्या? कितनी बार ऐसा भी तो होता होगा कि मैनेजमेंट टेक्निकली साउंड है, पढ़ा लिखा है, प्रोफेशनल है, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है उनको, और वो बहुत ज़्यादा ईगर है किसी चीज़ का डिसीजन पास करवाने में कि ये होना ही चाहिए, कंपनी के लिए अच्छा है। शेयर होल्डर्स को बहुत समझाया, नोटिस भेजा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच किया, बट वोट आ गया उल्टा, सबने ना बोल दिया। अब मैनेजमेंट को ऐसा होता होगा ना कि यार इतना अच्छा डिसीजन है, ये लोग पास नहीं कर रहे, बाद में पता चलेगा इसका कितना नुकसान है। पर वो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकते हैं, उससे ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते। अगर शेयर होल्डर्स ने मना कर दिया तो मैनेजमेंट के पास कोई राइट नहीं है कि वो उसको ओवरराइड करे। समझ में आ रहा है? तो इस सिचुएशन में एक वो वीटो पावर ही हो गया ना, कि शेयर होल्डर कलेक्टिवली अगर टुगेदर एज वन डिनाई कर दें तो मैनेजमेंट कुछ नहीं कर सकता। दैट इज अ वीटो पावर। तो उस सेंस में उसको रिलेट करना। अब इसके नीचे एग्जांपल्स दे रखे हैं जो सेक्शन अपने बाकी है। जैसे आपको एक सेक्शन 188 दिखेगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ये अपना चैप्टर 10 में कवर होने वाला है। भले आपको वहाँ लिखना है तो आप लिख के रख सकते हो, वहाँ पे पूरा सेक्शन आपको समझाऊंगा। उसमें स्पेशल रिजोल्यूशन की बात हो रही है। क्लास एक्शन सूट या 245 जो बोला है, ये आपका चैप्टर 12 में आने वाला है, तो वहाँ पे बातें होंगी। तो दीज आर इंस्टेंसेस के कहाँ पे शेयर होल्डर्स का पावर हमें देखने को मिलता है। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स और भी हो सकते हैं। फिर बात आ रही है कास्टिंग वोट की, वीटो पावर एंड कास्टिंग वोट। तो ये हम देखते हैं कि जब मीटिंग हो रही है तो मीटिंग में जो चेयरपर्सन है उनको एक सेकेंड वोट करने का पावर मिलता है, और ये पावर सिलेक्टिव है। ये तभी मिलेगा जब वोट देने पे टाई हो गई। तो एक वोट आपने दिया, बाकी सब मेंबर जो बोर्ड में है सबने अपना अपना वोट दिया, लेकिन वोट्स इक्वल हो गए और टाई हो गई, तो अब टाई ब्रेकर के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसमें चेयरपर्सन को बोलते हैं कि आप एक और वोट दे दो, और आपके वोट से ही अब डिसाइड होगा कि रिजोल्यूशन किस तरफ जाएगा। अब इसमें चेयरपर्सन के पास पूरा राइट है, वो पूरे मजे ले सकता है इस पावर के। अगर ऑलरेडी उसने जो फर्स्ट टाइम वोट किया है उसने रिजोल्यूशन के फेवर में वोट किया है, अब टाई हो गई है, अब उसका जो सेकंड वोट होगा वो डिसाइडर है, तो वो रिजोल्यूशन के अगेंस्ट भी वोट कर सकता है। समझ में आ रहा है? कितना कंफ्यूज इंसान है। एक वोट हाँ बोला, एक वोट ना बोला, खुद का इफेक्ट तो नलीफाई कर दिया और रिजोल्यूशन भी फेल हो गया। अब बाकी मेंबर उसको ये नहीं बोल सकते पहला वोट तो आपने हाँ का दिया, तो इम्प्लाइड है सेकंड वोट में भी आपको हाँ ही बोलना चाहिए। ये क्या बात हुई, पहले हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो? बोले मेरी मर्जी ना, माई वोट माई रूल्स, मुझे जो करना है करूँ मैं। तो कास्टिंग वोट वाली सिचुएशन में ऐसा है कि आप उस पर्सन को फोर्स नहीं कर सकते कि उसको सेम ही वोट करना पड़ेगा। वो दो अपोजिट वोट्स भी कर सकता है, उसको रिजोल्यूशन को जिस तरफ लेके जाना है अब वो लेके जा सकता है। वो उसका पॉइंट है। क्लियर हो गया? तो उसके डिसीजन पे सब कुछ होना है, तो उसको वीटो पावर के बराबर मान सकते हैं। वो कास्टिंग वोट जब वो कास्ट कर रहा है तो आप सोचो उसके पास कितना पावर है। वो येस बोलेगा तो रिजोल्यूशन येस होगा, अदरवाइज नो। तो वीटो पावर से कम थोड़ी ना है, एक अकेले की हाँ या ना से फर्क पड़ रहा है। आगे हमने देखा जनरली वीटो पावर इज टू स्टॉप एन एक्शन, लेकिन यहाँ कास्टिंग वोट कैन गो आइदर वे। पहले इसमें पुराने टाइम पे ऐसा था कि कास्टिंग वोट जो है एक ही डायरेक्शन में पास हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं आप हाँ भी बोल सकते हो ना भी बोल सकते हो। आप रिजोल्यूशन पास करवाना चाहते हो तो या कास्टिंग वोट दे सकते हो, पास नहीं करवाना चाहते तो नहीं दे सकते। पहले होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कास्टिंग वोट की डेफिनेशन में क्लियर है कि कास्टिंग वोट येस या नो कुछ भी हो सकता है, तो उसमें कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें, वीटो राइट्स एंड कंट्रोल। अब देखिए कंट्रोल में किसको टारगेट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल has implications for investors in Indian companies. Under the Act, control is understood to include the right to appoint a majority directors or control the management or policy decisions. तो in short यहाँ पे ये आपके कंट्रोल की बात कर रहे हैं जो मैनेजमेंट पे आप इम्पोज कर सकते हो एज अ प्रमोटर, एज अ स्टेक होल्डर। अब जिसका जितना ज़्यादा स्टेक होगा कंपनी में वो उतने ज़्यादा डिसीजंस में इंटरफियर कर सकेगा। डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है, उनका अपॉइंटमेंट कंट्रोल करना है, कंपनी की पॉलिसीज को कंट्रोल करना है, ये सारा काम कौन कर सकता है? जिसके पास उतना स्टेक है। तो यहाँ पे प्रमोटर्स का जो कंट्रोलिंग पावर होता है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। और हम देखते हैं कि जो कंपनी सेटअप करते हैं, जो इनिशियल प्रमोटर्स होते हैं, वो इसीलिए स्टेक अपने हाथ में रखते हैं और मोर देन 50% शेयर्स प्रमोटर्स के पास ही होते हैं। उसका रीजन ये है कि अगर उससे कम शेयर्स उनके पास होंगे तो टेक ओवर होने का जो है थ्रेट वो हमेशा कंपनी पे रहेगा। टेक ओवर इन द सेंस, सपोज आपने कंपनी सेटअप की है, आपके पास कंपनी के जो शेयर्स है वो 10-12%, 15% से ज़्यादा नहीं है, तो बाकी 85% तो बाकी लोगों के पास है। अब ये सब लोग अगर एक साथ मिल गए या किसी एक ने इन सबसे अपना स्टेक परचेज कर लिया तो सामने वाला 50% से ज़्यादा होल्ड करने लग जाएगा। तो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट सारा उसका, फिर आप माइनॉरिटी में हो, सामने वाला मेजोरिटी में, वो होल्डिंग में आ गया, फिर वो जो बोलेगा आपको करना पड़ेगा। या फिर होल्डिंग सब्सिडरी वाली सिचुएशन आ गई तो आपकी कंपनी को टेक ओवर भी कर लेगा। आप नहीं चाहते टेक ओवर होना, लेकिन क्योंकि आपके पास स्टेक ही नहीं है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, मजबूरी में आपकी कंपनी को सब्सिडरी बनना ही पड़ेगा। तो इसको होस्टाइल टेक ओवर बोलते हैं। तो होस्टाइल टेक ओवर ना हो
इसके लिए प्रमोटर्स क्या करते हैं, अपनी होल्डिंग को प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि 50% से ज़्यादा शेयर अपने कंट्रोल में रखो, बाकी शेयर्स में बाकी लोगों को इन्वेस्ट करने दो, ताकि कोई कुछ भी कर ले हमारी कंपनी को टेक ओवर ना कर पाए, कितना भी पैसा लगा ले। आया समझ में? तो ये पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ बेसिक बात प्रमोटर की हो रही है और कुछ नहीं। दोस्तों आपके वीटो पावर वाले टॉपिक्स कंप्लीट है। अब एक टॉपिक बीच में बचा था, सेक्शन 89 वाला, पेज 112 पे, वो भी देख लेते हैं। सब सेक्शंस के साथ है इसलिए एक एक पॉइंट पे बात हो रही है, बाकी इतना डिटेल्ड नहीं है, कवर हो जाएगा। उसके ऊपर 216 वाला सेक्शन मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इन्वेस्टिगेशन का, अगर उनको ये डाउट होता है तो ये कंपनी की जो ओनरशिप है वो दिख किसी और के नाम पे रही है, पैसा किसी और का है, ब्लैक मनी वाली सिचुएशन है, मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी प्रॉपर्टी, वो सब वाले मैटर्स हैं, तो फिर उस सिचुएशन में 216 में इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। उसके बाद जो टॉपिक दे रखा है ना, वो है सेक्शन 89 का रेफरेंस, डिक्लेरेशन बाय पर्सन नॉट होल्डिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी शेयर। तो ये बात यहाँ पे हो रही है। बेसिक आइडिया ये है कि अगर आप एक कंपनी में शेयर्स होल्ड कर रहे हो, ठीक है, लेकिन एक्चुअल मालिक आप नहीं हो, तो आप शेयर्स आपके नाम पे दिख रहे हैं बट यू आर नॉट द रियल इन्वेस्टर, या तो पैसे किसी और के हैं, या आप उसके ट्रस्टी हो, केयर टेकर हो, लीगल गार्डियन हो, उस पोजीशन में आप अपना नाम दे रहे हो, तो उस सिचुएशन में सेक्शन 89 आपको डिक्लेरेशन करने के लिए बोलता है। कंपनी को आप इन्फॉर्म करो कि भाई मेरे नाम पे शेयर्स दिख रहे हैं, लेकिन रियल बेनिफिशियरी मैं नहीं, रियल बेनिफिशियरी कोई और पर्सन है, और वो ये पर्सन है और मैं इस कैपेसिटी में शेयर्स होल्ड कर रहा हूँ, इसलिए मेरा नाम दिख रहा है। तो दैट इज जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, ताकि ये कोई ऐसा आगे जाके मिसमैनेजमेंट ना हो और सबको पता हो कि रियल ओनर कौन है। तो डिक्लेरेशन की बात यहाँ पे हो रही है। अब 89 में उसके लिए आपको प्रोसीजर दे रखा है, तो एक एक पॉइंट देख लेते हैं, मेन जो भी उसके अंदर कंटेंट होगा वो अपने नोट कर लेंगे। मेन पर्पस ऑफ सेक्शन 216 which empowers the central government to investigate the ownership is to know the बेनामी शेयर होल्डिंग, वो मैंने बोला उससे कनेक्टेड चीज है। However, this section may not be effective every time. Okay. Therefore, section 89 of the act makes it obligatory on the part of a person whose name is entered in the register of members as the holder of a share in that company, but who does not hold beneficial interest in such shares, to make a declaration to the company specifying the name and other particulars of the person who holds the beneficial interest. 216 में हर बार इन्वेस्टिगेशन करवा लें, इतना इजी भी तो नहीं है, तो इससे बेटर ये है कि सेल्फ डिक्लेरेशन का पॉइंट रख दो ना, कि जो होल्डर है वो खुद ही डिक्लेयर कर दे कि मैं इसके बिहाफ पे शेयर होल्ड कर रहा हूँ, तो बेनामी वाला डाउट कभी आएगा ही नहीं और उनको इन्वेस्टिगेशन का टाइम वेस्ट करना ही नहीं पड़ेगा। तो ये एक ईजी सॉल्यूशन निकाल दिया, सेल्फ डिक्लेरेटरी लेवल पे बात कर दी। सब सेक्शन 2 में इट मेक्स इट ऑब्लिगेटरी फॉर एनी पर्सन हु होल्ड्स और acquires beneficial interest in a share of a company to make a declaration to the company specifying the nature of his interest। वही डिटेल्स हो गई कि आप डिक्लेयर कर दो। सबसेक्शन 3 में where any change occurs in the beneficial interest, अगर चेंजेस आते हैं कुछ ओनरशिप में ऐसा कुछ है, तो फिर डिक्लेरेशन अगेन करना पड़ेगा चेंजेस आने के बाद, और उसके लिए टाइम लिमिट दे रखी है 30 डेज। तो कोई भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट ओनरशिप में ऐसा कोई चेंज आता है तो 30 डेज के अंदर अंदर आप कंपनी को इन्फॉर्म करो। नेक्स्ट सबसेक्शन 4 में गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर दिस, ठीक है, रूल्स बना सकते हैं, तो इससे ज़्यादा इस सबसेक्शन में कुछ नहीं बोला। सबसेक्शन 5 पेनल्टी वाला है कि जो भी डिक्लेरेशन पीछे सबसेक्शन 1, 2 या 3 में बोले थे, अगर आपने नहीं किए तो उसका क्या आउटकम होगा, मॉनेटरी टर्म्स में क्या पेनल्टी लगेगी, वो बोला है। नेक्स्ट सबसेक्शन 6 में इट मेक्स इट ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी टू मेक अ नोट ऑफ सच डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन आ गया होल्डर की तरफ से कंपनी को, अब कंपनी उसको नोट डाउन करे और कंपनी आगे क्या करेगी, आरओसी को इन्फॉर्म करेगी एक रिटर्न के फॉर्म में कि भाई हमारे ये मेंबर्स ने ऐसा ऐसा डिक्लेरेशन दिया है कि वो रियल ओनर्स नहीं है और उनके बदले रियल ओनर ये है, तो ये लिस्ट हम आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं, आरओसी के रिकॉर्ड में भी नोट कर लो। आरओसी के रिकॉर्ड में गया मतलब सरकार तक पहुंच गया, अब वो बेनामी वाला डाउट उनका खत्म हो गया, अपने आप डिक्लेरेशन सामने से आ गया, तो ये भी 30 डेज में उनको करना पड़ेगा। जो बॉक्स में नोटिफिकेशन दे रखा है उसमें टाइम लिमिट बढ़ाई है, जो 30 डेज बोला ना यहाँ पे, उसको 60 किया हुआ है कुछ स्पेसिफिक एंटिटीज के लिए। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज जिनको आरबीआई से, सेबी से, आईआरडीए से कोई लाइसेंस मिला है, या फिर सेज एरिया में उन्होंने आईएफएससी कंपनी सेटअप कर रखी है, तो इन स्पेसिफिक एंटिटीज को ये कंप्लायंस करने के लिए टाइम ज़्यादा मिलता है, बस बाकी और कोई फर्क नहीं। सब सेक्शन 7 अगेन पेनल्टी पे ही जा रहा है। 8 में नो राइट इन रिलेशन टू एनी शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड अंडर दिस सेक्शन बट नॉट मेड बाय द बेनिफिशियल ओनर शैल बी एनफोर्सिबल बाय हिम। अगर आपने डिक्लेरेशन नहीं दिया तो शेयर पे आपको कोई राइट क्लेम करने को नहीं मिलेगा जो नॉर्मली एक मेंबर को मिलता है, तो ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया ताकि आप डिक्लेयर करो। और लास्ट में
Nothing in this section shall be deemed to prejudice the obligation of the company to pay dividend to its members under this act, and the said obligation shall on such payment stand discharged. मतलब इन शॉर्ट ये है कि डिविडेंड देने की जो लायबिलिटी है कंपनी की वो तो रहेगी। तो जैसे ही मेंबर ये डिक्लेरेशन और ये सब क्लैरिफाई कर देगा, डिविडेंड वाला काम जो साथ साथ में चलता रहेगा, उसको कंपनी डिविडेंड देने से बच नहीं सकती। उनको डिविडेंड तो देना ही है, लेकिन डिक्लेरेशन ले लेना साथ साथ में वो भी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंप्लायंसेस का वो ध्यान रखे वैसा। अब इसी चीज़ के लिए वापस से आ गया साथ में रूल में आपको पता है फॉर्म नंबर के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। जो ऊपर अपन ने पॉइंट्स देखे ना, उसी के लिए यहाँ 3 फॉर्म नंबर है, MGT 4, 5 और 6। अभी आपको क्या करना है, सेक्शन पढ़ना है वापस और रूल से लिंक करना है कि कौन से सब सेक्शन के लिए MGT 4 है, कौन से के लिए 5 है और किसके लिए 6 है। और वो आप ऊपर सेक्शन में लिख के रख सकते हो, सब सेक्शन के साथ ही लिख दो ना MGT 4, तो लास्ट डे पे रूल पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि टाइम लिमिट और पेनल्टी ऊपर कवर हो गई है, सिर्फ फॉर्म नंबर ही बाकी। इतने के लिए उन्होंने रूल आपको साथ में दिया होगा, तो आप फॉर्म नंबर लिख लो, काम खत्म, रूल नहीं पढ़ना पड़ेगा वापस। ठीक है, और कोई टॉपिक बाकी है चैप्टर में? मेरे हिसाब से हो गए सारे। ठीक है, बस तो ये चैप्टर कंप्लीट है अपना, चैप्टर नंबर 3 इतना ही रखते हैं, फिर नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करना है।